नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी इस वीडियो में ना हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। और मैंने ये पहले शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा लिख दिया है यहाँ पे, ताकि मैं लिखने में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप तक जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 79 है, इसके अंदर कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी और उस संसद के अंदर उस संसद के जो अंग होंगे वो अंग क्या क्या होंगे। 79 के अंदर ये कहा गया है, एक राष्ट्रपति होगा और दो सदन होंगे, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लोकसभा को हम कहते हैं निचला सदन, राज्यसभा को कहते हैं ऊंचला सदन या ऊपरी सदन। ऊपरी सदन राज्यसभा को क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा को ना भंग नहीं किया जा सकता। भंग का मतलब ये है, जैसे लोकसभा है, लोकसभा को अगर बहुमत नहीं है तो उसको भंग कर देते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए सरकार के अंदर। या फिर जैसे जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे भी लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यसभा भंग क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इसमें है ना, जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है और हर 2 साल बाद में उस जितने टोटल थे, टोटल के 1/3 की जगह पर नए निर्वाचित होके आ जाते हैं। कहां से चुने जाते हैं? राज्यों के जो एमएलए होते हैं या जो एमएलसी होते हैं वो इनको चुनते हैं, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 80 के अंदर कहा गया है कि राज्यसभा के गठन के बारे में कहा गया है और इसका गठन किया गया, कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। उस समय इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था नाम इसका। उस समय नाम क्या था राज्यसभा का? काउंसिल ऑफ स्टेट। और इसकी जो पहली बैठक होती है इसकी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को क्या होती है? राज्यसभा की पहली बैठक। और 3 अगस्त 1954 को इसका नाम परिवर्तित करके राज्यसभा रख दिया जाता है। नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया जाता है? राज्यसभा। अभी देखिए, 3 यूटी ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा की सीट है और बाकी यूटी इसमें राज्यसभा की सीट नहीं है। क्योंकि राज्यसभा की जो या लोकसभा की या विधानसभा की जो सीटों का निर्धारण होता है वो जनसंख्या के हिसाब से होता है। उन यूटीज में इतनी जनसंख्या ही नहीं है कि वहां पर राज्यसभा की सीट हो सके। तो 3 यूटी कौन कौन से जहां पे राज्यसभा की सीट्स हैं? दिल्ली, पांडिचेरी जिसको पुदुचेरी कहते हैं, 3 स्टेट के अंदर फैला हुआ है, एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। अधिकतम संख्या इसमें कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। और 12 जो इसके सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। कौन कौन से मनोनीत होते हैं? जो खेल से हो, किसी सेवा से हो विशेष से, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, समाज में जिसने कोई नाम किया हो, ख्याति प्राप्त की हो, वो यहाँ पे जुड़ते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी कि स्थायी सदन है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 की जगह पर नए आ जाते हैं। इसको भंग करने की कोशिश भी की गई थी। जैसे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, वैसे राज्यसभा को भी भंग करने की कोशिश की गई थी। वो की गई थी 1954, 1971, 1972, 1975, लेकिन सफल नहीं हुई। आपने संयुक्त अधिवेशन नाम सुना होगा, संयुक्त बैठक सुना होगा। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब आर्टिकल 108 सॉरी, आर्टिकल 108 उसके अंदर कहा गया है, जब राज्यसभा से कोई बिल पास नहीं होता, लोकसभा में पास हो गया या कोई राज्यसभा के अंदर बिल बार बार अटक रहा है, तो उस बिल को पास करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। और उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। संयुक्त बैठक की 3 बार अभी तक बुलाई जा चुकी है। किस किस चीज पे बुलाई जा चुकी है? 1961 में बुलाई गई थी दहेज विरोध कानून के ऊपर। सरकार सत्ता में है, राज्यसभा में भी सरकार का बहुमत है, लेकिन फिर भी राज्यसभा में बिल पास नहीं होता 1959 के अंदर। इसलिए 1961 में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और दहेज विरोध कानून को पारित किया जाता है। इसके बाद में 1977 में जब बैंकिंग सेवा बिल आयोग पास नहीं हुआ तो 1978 के अंदर दोबारा से संयुक्त बैठक बुलाई गई। तीसरी बार 2002 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आतंकवाद विरोधी कानून पोटा 2004-14 नहीं, हाँ सॉरी
2002 के अंदर थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हाँ, वाजपेयी जी की सरकार थी। उस टाइम पे इसको बुलाया गया था किस कानून के ऊपर? आतंकवाद निरोधक बिल, जिसको पोटा भी कहते हैं, पोटा कानून के ऊपर। ठीक है, अभी कोई विधेयक धन विधेयक होता है या नहीं होता? धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। आर्टिकल 110 सब क्लोज 3 इसके अंदर, तो पोटा बिल, सॉरी, हाँ, धन विधेयक के ऊपर थे। धन विधेयक कोई है या नहीं है, इसका फैसला करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और धन विधेयक को हमेशा लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। उसके बाद में उसको राज्यसभा में पेश करते हैं, और राज्यसभा से अगर वो पास नहीं करते तो 14 दिनों तक अगर अपने पास रख लेते हैं तो उसके बाद में ऑटोमेटिक वो क्या माना जाता है? पास माना जाता है। राज्यसभा बाध्य है इसको पास करने के लिए। ठीक है, अभी बात करते हैं सभापति। सभापति कौन होता है भाई? राज्यसभा का। राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, और जबकि जो उपसभापति होते हैं वो चुने जाते हैं उन्हीं सदस्यों के अंदर से जो उपसभापति होंगे। भारत के पहले उपसभापति राज्यसभा के कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव साहब। ठीक है, सबसे जो लंबा कार्यकाल है उपसभापति के तौर पे वो था आपका नजमा हेमतुल्ला साहिबा का, महिला थी, 16 वर्ष से अधिक समय तक राज्यसभा की उपसभापति रही। उसके बाद में एम जैकब, इनका जो कार्यकाल था वो सबसे छोटा था, 7 महीने 28 दिन, इनका 8 महीने के लगभग के इनका कार्यकाल था। लेकिन एक और रिकॉर्ड इनके नाम पर है, ये राज्यपाल के तौर पर, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल के तौर पर सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे एम जैकब साहब। ठीक है, वर्तमान में कौन है भाई? वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह साहब हैं। कितने नंबर के हैं? 12वें नंबर के हैं। ये क्या हैं? उपसभापति हैं। एक चीज और, महासचिव या सचिव जो उपसभापति कौन होते हैं? उपसभापति के सचिव, उसकी जो अभी है प्रमोद चंद्र मोदी साहब। ये उपसभापति के आपके महासचिव हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति की जाती है सभापति के द्वारा, इनकी उपराष्ट्रपति साहब के द्वारा। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति साहब के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये सभापति होते हैं, सभापति, उपराष्ट्रपति, पदेन अध्यक्ष। आर्टिकल 64 के अंदर कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा और इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, आर्टिकल 63 के अंदर अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 63 है वो राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है, और जो अनुच्छेद 64 है वो आपको राज्यसभा सभापति के पद के बारे में बताता है। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 के अंदर क्या है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव के बीच में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, कुछ लफड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके सुलझाने के बारे में कहा गया है। इसके सब क्लोज 1 में लिखा गया है, 71 के सब क्लोज 1 में, कि इसका जो निपटारा होगा, समस्या होगा, समाधान का, वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा? आखिरी होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 66, जिसके अंदर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति को आप चुनते हो वैसे उपराष्ट्रपति को चुना जाता है एकल समीकरणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, और जो निर्वाचित होते हैं, जो राज्यों से चुन के आते हैं, वो भी इसमें राज्यसभा में इसकी वोटिंग में भाग लेंगे। और कौन लेंगे? लोकसभा के निर्वाचित, ओनली निर्वाचित की बात की गई है, यहाँ पे मनोनीत की बात नहीं है। लोकसभा के तो सिर्फ निर्वाचित होंगे, राज्यसभा के सारे होंगे, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। उपराष्ट्रपति के तौर पर जो सबसे लंबा कार्यकाल था वो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद भी रहे, जिनके नाम पर अपने शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, एस राधाकृष्णन साहब, 1952 से 1962 तक, लगभग 10 साल से एक दिन कम। और मोहम्मद अंसारी साहब, हामिद अंसारी साहब। भारत
कि जो राजनीति है ना, भारत की राजनीति को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम 10 साल तक अपने सर्वोच्च पद पर रखते हैं, और उन्हीं के बारे में हमें कहा जाता है कि हम मुसलमानों से हेट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को, यानी कि एक कम्युनिटी को हेट करती है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या हामिद साहब उपराष्ट्रपति बनते? क्या जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बनते, उपराष्ट्रपति बनते? ऐसा कहीं पर भी नहीं है। भारत के अंदर सभी मिलजुल के रहते हैं। ये जो बाहर की जो ताकतें है ना, ये खराब करती है। बाहर वाले लोग जो भड़काते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इन्फ्लुएंसर जो बने हुए हैं नए नए, हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान, अरे कुछ नहीं है, राजनीति में कुछ नहीं पड़ा। आपने पढ़ लो आराम से, बढ़िया कहीं पे नौकरी लग जाओ। और जो सबसे छोटा कार्यकाल है वो है वीवी गिरी साहब का। सबसे छोटा कार्यकाल, वो कितने टाइम का? 1 वर्ष 355 दिन, यानी कि लगभग 2 साल से 10 दिन कम वीवी गिरी साहब का। 1967 में तो चुन के जाते हैं, 69 में ये इस्तीफा दे देते हैं। अभी हुआ क्या, मजेदार किस्सा है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके, कि क्या हुआ। जाकिर हुसैन साहब थे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी जी, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे कामराज जी। कामराज जी तो कह रहे थे कि भाई नीलम संजीव रेड्डी को हम राष्ट्रपति के पद के ऊपर लेके आएंगे, जबकि जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने नाम दिया था जगजीवन राम जी का। कांग्रेस 2 गुटों में बट गई। और वीवी गिरी साहब का जो वेंकट रमन साहब थे, इनका कहीं पर कोई नाम नहीं था। वाहिर गिरी वेंकट रमन गिरी, वाहिर गिरी वेंकट रमन गिरी, वीवी गिरी, इनका नाम नहीं था कहीं पे। इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति साहब तो उस टाइम थे नहीं, तो पदेन राष्ट्रपति कौन होगा उस टाइम के लिए? इनके जो राष्ट्रपति का काम करेगा वो उपराष्ट्रपति साहब करेंगे। उपराष्ट्रपति साहब ने राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो अब तो ना तो भारत में रहे राष्ट्रपति ना रहे उपराष्ट्रपति। अब उस पद को संभाल लेगा कौन? तो उसके बाद में संभालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। रिकॉल कीजिए कौन बने थे, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। तो ये चुनाव लड़ते हैं 3 जने 4 जने। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैडम इंदिरा गांधी जी ने खोलकर तो समर्थन नहीं किया कि पब्लिकली कर दे, लेकिन अंदर अंदर अपने समर्थकों को कह दिया कि हमने वीवी गिरी साहब को जितवाना है। आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे ये, और आजाद जीतते थे। नीलम संजीव रेड्डी जी हार गए थे, जो कामराज जी के समर्थन के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस 2 गुटों में बट गई उसके बाद में, इस इलेक्शन के बाद में। एक कांग्रेस, जो हिस्ट्री पढ़ी होगी पॉलिटिकल, जिन्होंने पढ़ी होगी उनको अच्छे से पता होगा, एक कांग्रेस ओरिजिनल के नाम से, एक कांग्रेस इंदिरा गांधी के नाम से जो चली। पद पर रहते हुए, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जिनका देहांत हो वो कौन थे? कृष्णकांत साहब। ठीक है, अभी तक भारत में ऐसे 6 उपराष्ट्रपति हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने। सबसे पहले अपने एस राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन जी जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया सबसे पहले। उसके बाद में वीवी गिरी साहब, क्योंकि इनकी देहांत हो गया तो ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, वीवी गिरी साहब आगे। आर वेंकट रमन जी, उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा जी और के आर नारायणन जी। ठीक है, अभी जो वर्तमान के अंदर उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी, 14वें नंबर के, राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए राज्यसभा की, उसके बाद साथ साथ मैंने आपको राष्ट्रपति करवा दिया, और आप एक बार स्क्रीन पॉज करके सारी की सारी चीजें आप डिटेल में नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।